बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसको। यहां से हम मान लेंगे कि अपने पास में कोई बिंदु ए पर कोई बिंदु आवेश Q स्थित है, प्लस Q आवेश, और इससे अपने को स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक परीक्षण आवेश Q नोट है। यहां पर एक परीक्षण आवेश क्या है? Q नोट। अपने को इस बात का मालूम है कि इस प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा? F बराबर K Q नोट अपॉन R स्क्वायर होगा। और यदि तुम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो F वेक्टर और यहां पर क्या जाएगा? R कैप। अब अपने को इस बात का मालूम है कहां से? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है? E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। तो F वेक्टर की वैल्यू में इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे लो, इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर की वैल्यू ये K Q नोट अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन Q नोट से Q नोट कैंसिल। तो यहां से क्या आ गया? E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप। यहां से यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ओनली परिमाण की बात करूं, तो K Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या मैं इसको सीधा E भी लिख सकता हूं, और E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए यदि हम ग्राफ खींचें E और R के मध्य, E और R के मध्य, तो इसकी ग्राफ ऐसी आ जाएगी। और यदि तुम इसके लिए ग्राफ खींचते हो E और 1 अपॉन R स्क्वायर के लिए, तो ग्राफ इसकी क्या आ जाएगी? सीधी आ जाएगी। ये अपना क्या हो जाएगा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं किसकी? विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं की मैं बात करूं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मैं बात करूं तो वो क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। और इसमें होगा कैसे कि अपने पास में जैसे क्या है कि अपने पास में जैसे मैग्नेट होती है और दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एक उसके पास में एक एरिया के बाद में दूर लेके जाएंगे तो वहां पर ये इसको कोई प्रभाव या कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे पास में लाते हैं ये, तो ये आकर्षित करेगी या इसको प्रतिकर्षित। सेम ऐसा ही किसमें होता है? आवेशों में भी होता है। समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो मतलब यहां पर अपने पास में क्या होगा कि जब इसमें क्या होगा? जब मेरे पास में बहुत बड़ा आवेश का कोई ग्रुप है, उसके पास में मैं छोटा सा एक कोई टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, जिसको आप Q नोट रिप्रेजेंट करते हो, उसको मैं उसके पास लेके आऊंगा। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसको मैं इसके पास में लेके आता हूं तो ये इसको क्या करेगा? बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां पर लाके छोड़ूंगा तो ये प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा? भागेगा। और ये जिस साइड से भागेगा या जिस लाइन से भागेगा, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा? यदि मैं बात करूं विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक बल रेखाएं जिनके अनुदिश एकांक परीक्षण धन आवेश गति करता है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। ये कैसी होती हैं? अब यदि हम बात करें इसके गुणधर्मों की, किसकी बात करें? गुणधर्मों की। तो यदि मैं बात करूं ये कैसी होती हैं? काल्पनिक। ये काल्पनिक होती हैं। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं
ये सतत होती हैं, ये सतत होती हैं तथा क्या दूसरे में लिख लेंगे इसको, और हमेशा ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती, बंद लूप का निर्माण नहीं करती। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी, ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी, वो बंद लूप का निर्माण करती हैं हमेशा। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं, ये धनावेश से, पॉजिटिव से निकलती हैं, निकलती हैं और नेगेटिव पर समाप्त होती हैं, या नेगेटिव जो सतह है उसमें प्रवेश करती हैं, नेगेटिव पर समाप्त होती हैं या नेगेटिव पर समाप्त होती हैं। ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में प्रवेश करती हैं। इसके बाद में यदि मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की इसमें, तो इसमें क्या होगा, या फिर इसको एक बार तुम डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करना चाहोगे तो जैसे ये पॉजिटिव सतह हो गई, ये इससे विद्युत बल रेखाएं ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, और ये ऐसे ही ये नेगेटिव हो गया तो इसमें ये विद्युत बल रेखा आ गई, ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई। फिफ्थ पॉइंट पे यदि तुम इसमें बात करना चाहो तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो भी अपने पास में आवेशित सतह है उसके लंबवत ही तो क्या करती हैं, ये बाहर निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं, लंबवत ही तो बाहर निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। थर्ड नंबर पे, ओ 6 नंबर पे यदि तुम बात करते हो इसके लिए, तो क्या हो जाएगा अपने पास में कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं, जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है। जहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और यहां पॉइंट सी, यहां सी पॉइंट के ऊपर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होगा। बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम होगी क्योंकि यहां विद्युत बल रेखाएं इसकी तुलना में थोड़ी दूर हैं। तो और सबसे ज्यादा दूर कहां पर हैं, ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे कम। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो लैंग्वेज में कि जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, जहां घनत्व कम होता है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट कि अपने पास में कोई भी विद्युत बल रेखा है, उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। 8वें नंबर पे यदि हम बात करें, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और क्यों नहीं काटती, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अपने को इस बात का मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि कब होगी, जब उसकी दिशा फिक्स पॉइंट पर कोई ना कोई पर्टिकुलर होगी, एक होगी, फिक्स होगी। यहां यदि इस कटान बिंदु पर मैं बात करूं तो इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक इस विद्युत बल रेखा के लिए और एक इस विद्युत बल रेखा के लिए। इसके लिए यदि मैं बात करूं तो ये स्पर्श रेखा ये हो गई, और इसके लिए यदि मैं बात करूं तो इसके लिए ये आ गई। तो ये ए पॉइंट हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पॉइंट पर ये और ए पॉइंट पर ये। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने मान प्राप्त हो रहे हैं अपने को, 2 या 2 दिशा प्राप्त हो रही हैं, जो कि असंभव है। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी भी एक बिंदु पर एक ही होगा, वरना तो ये सदिश नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तो आंसर क्या हो जाएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मान प्राप्त होंगे या 2 दिशा प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। चलो कर ऑप्शन आओ जी, अरे याद करें इसी के अंदर आगे गुणधर्मों की कि अपने को इस बात का मालूम है कि ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसी के बारे में यदि हम इसके अंदर बात करें कि अपने पास में एकल धनावेश है, किसके लिए बात करें, एकल धनावेश के लिए, या एकल धनावेश के लिए कर लो पहले बात।
एकल धनावेश। एकल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से तो प्रारंभ होती हैं और अनंत पर जाकर क्या होती हैं, ये समाप्त होती हैं। और यदि मैं बात करूं एकल ऋणावेश के लिए, किसके लिए, एकल ऋणावेश के लिए, एकल ऋणावेश के लिए यदि मैं बात करूं तो एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से तो क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर आकर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। इसके बाद में हम आगे बात करें कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, कोई भी अपने पास में दो आवेशित सतह उनसे क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो उनसे जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो एक दूसरे से लंबवत दूर हटने की कोशिश करती हैं और वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तो इसके लिए जैसे हम बात करें, जैसे अपने पास में क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, इससे भी विद्युत बल रेखा क्या होंगी, निकलेंगी और इससे भी विद्युत बल रेखा निकलेंगी। लेकिन ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। इससे भी विद्युत बल रेखा निकलेंगी और इससे विद्युत बल रेखा निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी और इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी और इससे भी निकलेंगी। अब यहां से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो जबकि ये विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट है पूरा का पूरा, और ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर होगा। तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जहां पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। या इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो तुम, क्या, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उदासीन बिंदु। अब ये उदासीन बिंदु कहां होगा, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, या फिर मैं बात करूं किसकी, नेगेटिव की और नेगेटिव की। इसमें विद्युत बल रेखा आएंगी, इसमें विद्युत बल रेखा आएंगी, इसमें विद्युत बल रेखा आएंगी और इसमें विद्युत बल रेखा आएंगी। तो यहां से मैं बात करूं, इसमें यहां से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये भी समान प्रकृति के हैं और ये भी समान प्रकृति के हैं। तो समान प्रकृति के आवेशों के अंदर उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के मिलाने वाले लाइन पर होगा और मध्य में होगा। दूसरी बात करूं इसमें कि जैसे मान लो कि इनका परिमाण कुछ अलग है। जैसे ये है प्लस का 4 कूलाम और ये है प्लस का 1 कूलाम, या 4Q और ये 1Q, जो भी आप लेना चाहो। तो इससे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी और इससे विद्युत बल रेखाएं कम। इसके लिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। जिसका परिमाण जितना ज्यादा, उससे उतनी ही ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी या आएंगी। अब इसके लिए यदि मैं बात करूं तो इससे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, तो ज्यादा निकलेंगी तो ये निकल जाएगी, इससे भी निकलेगी, इससे ऐसे निकल जाएगी, इससे ऐसे निकलेगी और इससे ऐसे निकल जाएगी। लेकिन यहां से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, यहां से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो ये पॉइंट क्या होगा, उदासीन बिंदु। ये उदासीन बिंदु होगा तो ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही होगा, लेकिन ये परिमाण में कम आवेश के पास में होगा। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहां से विद्युत बल रेखा निकलेंगी और यहां समाप्त होंगी, यहां से निकलेंगी, ये समाप्त हो गई। अब यहां से इसका कोटा पूरा होगा, क्योंकि इसका परिमाण कम है तो इसके पास विद्युत बल रेखाएं कम आएंगी, जबकि इसका परिमाण ज्यादा है तो इससे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, ठीक है। तो यहां इसके आसपास सब जगह विद्युत क्षेत्र है, सब जगह से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, जबकि यहां से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो यहां पर उदासीन बिंदु कहां पर होगा, यहां पर। तो यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हो, विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर ही होगा तथा बाहर की ओर होगा और परिमाण में कम आवेश के पास होगा। ये अपने पास में क्या हो जाएंगी, विद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी और इसमें ये उदासीन बिंदु हो जाएगा। उदासीन बिंदु की डेफिनेशन पूछता है तो परिभाषा मैंने आपको बता दी, बोल दी, वही है इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे
विद्युत द्विध्रुव की। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जैसे हम बात करें अपने पास में क्या हो, परिमाण में समान आवेश हो और विपरीत प्रकृति के हो। जब परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। अत्यल्प का मतलब बहुत कम, अति प्लस अल्प, अत्यल्प कौन सी संधि होगी आप ही बताना इसमें, ठीक है? तो ये दोनों के बीच की दूरी हो गई r, ठीक है? या तुम इसको चाहो तो L ले सकते हो, तुम चाहो तो A ले सकते हो और चाहो तो 2A भी ले सकते हो। या हम अपनी सुविधा के लिए 2A डिस्टेंस लेंगे। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये परिमाण में तो समान आवेश हैं, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, अत्यल्प दूरी पर स्थित हैं। उस ऐसे युग्म को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल के लिए यदि तुम बात करते हो इसमें, तो जैसे Na+ और Cl-, और भी बात करना चाहो तो H+ OH-, जैसे जल के अणुओं में उनके मध्य की दूरी भी क्या होती है? बहुत कम, ठीक है? अब इसके बाद में हम बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यदि मैं बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। किससे? P वेक्टर से। तो अपने पास में क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इसमें से किसी भी एक आवेश का तो तुम परिमाण ले लो, किसी भी एक आवेश का परिमाण Q ही होगा, और दोनों के बीच की दूरी ले लो 2a। इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और इसको मैथमेटिकल रूप से लिखेंगे तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q डॉट 2a वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें यहां से कि कैसी राशि है यह सदिश राशि है। पहले ही बोला था मैंने कि कोई भी भौतिक राशि हो तो उसके बारे में हम तीन बातें जरूर करेंगे कि यह सदिश है, अदिश है या परदिश है। दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी। तो यह कैसी राशि है? सदिश। सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी, और इसकी यदि हम बात करें किसकी? दिशा की, तो दिशा इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होती है रे? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसका आंसर आएगा वो केमिस्ट्री से आएगा, और ये होता है उच्च विद्युत ऋण से कम विद्युत ऋण की ओर। याद रखना इस बात को। वैसे अपने काम की नहीं है और ना अपनी बुक में है, ना शायद कोई टीचर बता पाए। चलो आगे। इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसकी? इसके मात्रक की। किसकी बात करूं मैं? इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक मालूम हो, ये तुम्हारे को क्या मालूम है कि ये है ये आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये क्या है? दूरी। तो इस दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका क्या आ गया? कूलाम इंटू मीटर, मात्रक आ गया। विमा की यदि तुम बात करते हो तो विमा तुम्हारे को मालूम है, कूलाम की तो क्या होती है? A1T1, और मीटर की L1, तो क्या हो गई? M0 L1 T1 A1। ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जो अपने पास में क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है या वैद्युत द्विध्रुव है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हम दो जगह निकालेंगे, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। अब बात करेंगे अक्ष और निरक्ष होती क्या है। तो जो अपने पास में वैद्युत द्विध्रुव है, इसके जो दोनों आवेश हैं विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? अक्ष। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली और इस अक्ष के लंबवत जो लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं निरक्ष। तो दो जगह निकालेंगे हम, एक तो अक्ष पर और एक निरक्ष पर। और यहां से ये क्वेश्चन भी कभी कभार 4 नंबर का पूछ लेता है। तो यहां से यदि हम बात करें, पहले हम निकालेंगे कहां पर? अक्ष पर। तो हम लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
या वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको मैं ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसके लिए पहले सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। क्या कर लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। ये प्लस का क्यू आवेश है और ये माइनस का क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2a है। 2a है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है। सेंटर पॉइंट O है तो ये दूरी a और ये दूरी भी a, ये डिस्टेंस a हो गई और ये डिस्टेंस भी a हो गई। अब वो अपने को क्या बोलेगा कि इसके विद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वो अपने को ये नहीं बोलेगा कि कहां से क्या, वो जो भी अपने को डिस्टेंस लेनी है वो कहां से लेनी है, इसके सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से। तो इसके सेंटर पॉइंट से यदि यहां से मैं बात करूं तो ये r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो अपने को मालूम है कि ये भी बिंदु आवेश है और ये भी बिंदु आवेश है, दोनों के कारण निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में ये कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो सदिश नियमों के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपको इस बात का मालूम है कि पहले ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण अभी हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/r², तो इसके कारण भी KQ/r² हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग KQ/r², लेकिन डिस्टेंस इसके लिए r ये आएगी, इसके लिए डिस्टेंस r ये आएगी। तो यहां से यदि मैं बात करूं टोटल r ये यहां से यहां तक है तो ये कितनी होगी, ये प्लस ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, r+a। फिर यदि यहां से मैं बात करूं ये टोटल डिस्टेंस r है, उसमें से ये मैं इतनी घटा दूं तो इससे डिस्टेंस बच जाएगी और ये डिस्टेंस कितनी बची, r-a। दूसरी बात जो काम की बात है, अपने को इस बात का मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से बाहर की ओर और नेगेटिव के अंदर की ओर होती है। तो यहां पर ये जो प्लस क्यू आवेश है, जिसको मैं बोल देता हूं कि ये बिंदु A पर स्थित है और ये बिंदु B पर स्थित है, तो ये बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस प्लस के कारण ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन बाहर की ओर, किसके कारण, A पर जो स्थित है, तो मैं इसको बोल देता हूं E वेक्टर। जो B पर स्थित है माइनस के कारण अंदर की ओर, तो इसके कारण EB वेक्टर, ये हो जाएगा। यहां पर ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा प्रभावी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी होगी, आपको इस बात का मालूम है कि E बराबर क्या होता है, KQ/r²। जिसके लिए r की वैल्यू ज्यादा उसके लिए E की वैल्यू कम, जिसके लिए r की वैल्यू कम उसके लिए E की वैल्यू ज्यादा। तो इसके लिए r की वैल्यू क्या है, कम है, r की वैल्यू कम है तो E की वैल्यू ज्यादा होगी, और इसके लिए r की वैल्यू ज्यादा है तो E की वैल्यू कम, तो ज्यादा ये, कम ये। तो यहां पर मैं पहले बात कर लेता हूं कि बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, इस E को यही लिख लेना ना, A वेक्टर इज इक्वल टू KQ डिस्टेंस कितनी है, r+a का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस उस साइड में O से P की ओर, फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि बोलो आ गई ये बात। अब मैं बात कर लेता हूं इसी प्रकार किससे, बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर E वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, EB वेक्टर इज इक्वल टू KQ ये डिस्टेंस कितनी है आज, r-a, तो r-a का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, P से B की ओर है, अब यहां पर यदि हम बात करें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए EA और EB दोनों के बीच में एंगल 180, तो 180 के लिए हम अपने को इस बात का मालूम है कि एक माइनस होगा। वैसे हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में बल में देखा था 180 डिग्री एंगल था, तो क्या आया था अपने पास में FA माइनस FB, दूसरी के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा अपने पास में कि दोनों के में से एक माइनस दूसरा, तो ज्यादा माइनस कम, यहां ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, EB, तो यहां से E नेट
यहां से ई नेट कितना जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई बी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर, ई बी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर। और जो डायरेक्शन आएगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंग आएगी। ज्यादा इफेक्टिव ई बी वाला है तो इसकी डायरेक्शन ये थी, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या आई थी, पी टू बी। क्या आई थी, पी टू बी, पी टू बी। ई बी और ई ए की वैल्यू मैं रखूं तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, मैं इसको ई नेट भी बोल सकता हूं और तुम चाहो तो इसको ई निरक्स भी, ई अक्स भी बोल सकते हो। ई अक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ये क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई रहे, पी टू बी। तो यहां से ई अक्स इज इक्वल टू मैंने के क्यू क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई रहे, पी टू बी। अब अपने को क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेना आता ही है, 7वीं क्लास पढ़ गए हो या फर्जी मार्कशीट लाए हो कैसे। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, ई अक्स बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू। लघुत्तम लो, कितना आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको यहां पर, इसको यहां पर, तो क्या हो जाएगा बोलो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन बोलो पी टू बी। चले आगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, आता ही होगा। चलो तो फिर ई अक्स बराबर के क्यू, अपनी जगह पे बाहर है तो बाहर रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको भी खोल दो फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन इन दोनों का गुणनफल है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां डायरेक्शन P2 क्या आ जाएगी, B। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो कि ये a माइनस, तो अपने को इस बात का मालूम है, साइड में लिख के बताता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको किया है, ठीक है। तो आगे चलें, इसमें माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई अक्स बराबर के क्यू, और बोलो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का खत्म, प्लस का माइनस का खत्म, 2ar और 2ar 4ar ही होता है पक्का। चलो तो वहां पर लिख देता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, ई अक्स वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या हो गया, के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन P2B है, हो जाएगा। चलो तो फिर आगे, आपको मालूम है 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2, मालूम हो गया होगा 2 इंटू 2 क्यों बोल रहा हूं मैं, पढ़ा होता है ना, क्यों बोलूंगा, और तो 2k क्यू 2ar, 2 और 2 4, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q डॉट 2a क्या होता है, मालूम है, अभी पढ़ा है ना, वैद्युत द्विध्रुवागुण, इसकी डायरेक्शन P2B, आपको मालूम है P बराबर Q डॉट 2a, तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, ई अक्स बराबर 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन P2B। चले आगे, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, यहां से क्या हो जाएगा बोलो, चले आगे। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, ये डायरेक्शन देखो, यहां पर
डायरेक्शन देखो P2B, इसको बाद में देख लेंगे एक बार, पहले एक बार इसका सॉल्यूशन कर देते। चलो देख ही लो, लफड़ा खत्म करो। इसकी डायरेक्शन है P2B इस साइड में, P2B इस साइड में, मेरी साइड में। जबकि आपको इस बात का मालूम है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की, और उसकी डायरेक्शन भी मेरी साइड में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो मैं इसको P2B ना लिख के सीधा ही मैं क्या लिख दूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कैप ले लूं, एकांक सदिश उसकी दिशा में, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, E अक्स बराबर 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, P कैप। ये क्या आ गया, P कैप। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि एकांक सदिश तुम किसको बोलते हो रहे, P कैप बराबर कि कोई भी सदिश अपॉन उसका परिमाण। तो यहां से P भाग में इस साइड में लाऊं तो गुणा में, तो यहां से P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू P कैप, P इंटू P कैप, P इंटू P कैप। इसको तुम क्या बोल सकते हो, P वेक्टर। तो यहां से E अक्स इज इक्वल टू 2kp वेक्टर R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया, हो गया। तो इधर देखो आगे। अब यदि मैं यहां पर केस लगा दूं, पहले तो इसको एक बार लिख देता हूं मैं यहां पर, E अक्स बराबर 2kp वेक्टर R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हटाओ ना इसको, डायग्राम को भी। यहां लिख दूं मैं, यदि R की वैल्यू बहुत बड़ी हो A से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी रहे ए स्क्वायर से, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू लगभग बराबर होगी आर स्क्वायर की। हो जाएगी, हो जाएगी, तो हो जाएगी। क्यों होगी, कैसे होगी, मालूम है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं। अभी एक बार इसको लिख दूं, ई अक्स बराबर 2kp वेक्टर आर अपॉन, इसकी जगह मैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। तो E अक्स बराबर 2kp वेक्टर R अपॉन आर की पावर 4, एक से एक R कैंसिल, और क्या हो जाएगा, E अक्स बराबर 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हारे को मैं बता दूं कि ये कैसे होगा, बड़ा होगा। यदि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, थोड़ी बड़ी है ए से, तो इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत बड़ी होगी। जैसे मान लो आर की वैल्यू कितनी है 100 और ए की वैल्यू कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ये 10,000, और इसकी करोगे तो 0.01, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, लगभग 10,000 ही आएगा। तो इसलिए मैंने भी क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर की। अपने पास में ये आ गया यहाँ पर, E अक्स इज इक्वल टू की कितना गया, 2kp अपॉन आर क्यूब। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, इसके परिमाण की, किसकी बात करें, इसके परिमाण की, तो इसके परिमाण की यदि बात करते हो तुम, तो E अक्स इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा 2kp अपॉन आर क्यूब, और E अक्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर क्यूब, और E अक्स और आर के बीच में ग्राफ खींचोगे तो इसकी ग्राफ में ढाल कुछ ज़्यादा ही आएगा, ग्राफ में ढाल कुछ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और यदि तुम ई के अंदर और 1 अपॉन आर क्यूब के अंदर ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ सीधी आ जाएगी। ये तुम्हारा क्या आ गया, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। लैंग्वेज की यदि तुम बात करते हो तो मैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर की जगह निरक्ष पर निकालूंगा, तब तुम्हारे को बता दूंगा। दोनों में लैंग्वेज सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हटा देता हूं इसको मैं अब। इधर देख लेना। अब हम बात